हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। तो हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपकमिंग नीट एग्जाम में आपके आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो एज इट इज़ नहीं आएंगे, बट कॉन्सेप्ट वही होगा। जैसे पर ईयर अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आपसे इस बार भी पूछा जाएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे किस तरह का क्वेश्चन हमको अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, BF3 इज ए प्लेनर एंड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्लियर है। इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन भी हमको पूछे जाते हैं। मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो प्लेनर है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। हम सब जानते हैं ये एक लेविस एसिड है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर। आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है और सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपको ये पूछे गए। क्लियर है। तो हम पहले भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अब BF3 की आपको क्या करनी है, BF3 आपके पास मॉलिक्यूल है, BF3 की आपको VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। क्लियर है। तो बोरोन हमारा कहाँ आया है, 2s2 2p1। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 3। क्लियर है। तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 3 और 3 फ्लोरीन से इसने बॉन्ड बना रखा है, तो 3 फ्लोरीन से ये 3 बॉन्ड बनाने का। क्लियर है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। ये बोरोन है, इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन से ये फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर आप देखोगे टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूले हम लगाते हैं। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मान लीजिए या फिर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर मान लीजिए। तो 1 2 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास पेयर है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से हमारे पास में 3 बॉन्ड हो जाएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या निकल के आएगा, 3 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। क्लियर है। अब देखिए, इसको दूसरी चीज इसने हमें क्वेश्चन में पूछी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ये हमारा सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे। यहाँ पे एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में, यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसीलिए ये लेविस एसिड है। तो BF3 के आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp2 एंड इसके पास आउटर मोस्ट इसके सराउंडिंग इसके जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो आपके पास आ जाते हैं 6 से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा sp2 एंड 6। क्लियर है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। BF3 की जगह आपके पास कंपाउंड कोई दूसरा हो सकता है, बट इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। ठीक है, CX मतलब X का यहाँ X से यहाँ मतलब हेलोजेंस से है। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछा है हेलोजेंस में बॉन्ड एंथैल्पी का क्या होगा। आपको पूछी है बॉन्ड एंथैल्पी का सीक्वेंस हेलोजेंस में पूछा है कार्बन के साथ। क्लियर है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है, तो मतलब बॉन्ड एनर्जी समझ लीजिए आप, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये 2 हमारे एटम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना है, तो ये इसकी लेंथ क्या है, इतनी लेंथ है इस बॉन्ड की। अगर ये दोनों एटम पास आते हैं तो ये देखिए इस तरह से पास आएंगे तो इनकी लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे इनकी लेंथ कम हो रही है, जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ कम हो रही है, ये एटम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रही है। इनके न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये दूर बॉन्ड लेंथ अगर इनकी ज़्यादा होगी तो इनके बीच में जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, और जैसे जैसे इनकी लेंथ कम होगी बॉन्ड की, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की नीड होगी वो भी ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है आपकी
वो भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वही क्या होती है, हमारी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी होती है जिसे हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी होती है। क्लियर है। तो जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बॉन्ड एंथैल्पी बोल लीजिए, या उनके फॉर्मेशन में जो बॉन्ड एनर्जी लगती है उसी को ही आप इन्वर्सली बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, जब आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। जब दो एटम्स के बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना होता है तो जो एनर्जी आप लगाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप कहें कि वो बॉन्ड एंथैल्पी होती है। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये दो एटम है, इनके बीच की अगर जैसे जैसे लेंथ कम होती है तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। मतलब जो बॉन्ड एंथैल्पी आपकी है, बॉन्ड एंथैल्पी है वो प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इन प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। क्लियर है। बॉन्ड लेंथ के क्या होती है, इन प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ कब आपकी बढ़ेगी, जब एटम का साइज बढ़ता है। तो कार्बन आपके यहाँ पे सेम है, सब में कार्बन आपके यहाँ सेम है, चेंज क्या हो रहा है, आपका हेलोजन हो रहा है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपका चेंज हो रहा है। टॉप टू बॉटम हम जानते हैं साइज इंक्रीज होता है, तो यहाँ आयोडीन का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा। ठीक है। तो इट मीन्स कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है। और कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा है। तो आपका जो सीक्वेंस निकल के आता है लेंथ का, वो निकल के आता है कि कार्बन आयोडीन की लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन ब्रोमीन की। क्लियर है। उसके बाद में आपकी लेंथ आती है कार्बन क्लोरीन की, एंड देन आपकी आती है कार्बन फ्लोरीन की। ये अगर आपकी, ये देख लीजिए, ये अगर आपकी इन प्रोपोर्शनल है ये बॉन्ड लेंथ के, तो ये अगर आपकी बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, या फिर आप कह लीजिए कि बॉन्ड एंथैल्पी की सीक्वेंस क्या होगी, जस्ट इसकी इन्वर्स होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, CF की हो जाएगी, फिर उससे कम CCl की हो जाएगी, एंड फिर CBr की हो जाएगी, एंड देन CI की हो जाएगी। इट मीन्स जो बॉन्ड एंथैल्पी आपकी आती है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, कार्बन और फ्लोरीन में होगी, और सबसे कम होगी कार्बन और आयोडीन। वो आता है CF, CCl, CBr एंड CI। क्लियर है। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा CI की होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, CF की सबसे ज़्यादा होगी। अब देखते हैं कि इस तरह का कोई सीक्वेंस हमारे इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्या। तो यहाँ हम देखिए ये जो सीक्वेंस है सेकंड नंबर पे CF, CCl, CBr एंड CI, तो यही सीक्वेंस है हमारा। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा B। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट 2020 में। क्लियर है। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, हीलियम 2, C2, O2 एंड Li2। ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, या हमें दिया हुआ है हीलियम 2, C2, O2 एंड लिथियम 2। क्लियर है। तो MOT के से हम इनका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर इनके निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर पता होने से, मतलब अगर जिनमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वही मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कार्बन के बीच में या ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर है तो वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम सबका चेक कर लेते हैं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल से हम देख लेंगे। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 हीलियम में कितने हो जाएंगे, 2 + 2 हो जाएंगे। कार्बन में 6 होते हैं, 2 कार्बन में 6 + 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 8 + 8 हो जाएंगे। लिथियम में 3 होते हैं, तो 2 लिथियम में 3 + 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए 4, 12, 16 एंड 6। क्लियर है। अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन या 14 लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन पे हमारे MOT का जो डायग्राम ड्रॉ होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। और O2 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसके लिए MOT का डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, जो हम बाद में देखते हैं। पहले हम इन तीनों के लिए MOT का डायग्राम देख लेते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि आप ये 1s ऑर्बिटल है आपका,
ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ क्या होता है, ये 1s में इस तरह से सिग्मा सिग्मा स्टार, 2s में सिग्मा 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 स्टार, और 2p में किस तरह से होता है, ये पाई पाई ऑर्बिटल होते हैं, ये सिग्मा ऑर्बिटल होता है, और फिर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। चलिए अब इनमें हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये लाइंस हमारी अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, 1 मिनट, ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन तक रूल जो लगता है MOT का वो हम ड्रॉ करेंगे। ये 2p ऑर्बिटल है हमारा, ये 2s है एंड ये 1s है। ये 1s के लिए हमारे ऑर्बिटल है, ये 2s के लिए है, और ये पाई पाई सिग्मा एंड पाई पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल हमारे इस तरह से ड्रॉ हो गए हैं। क्लियर है, ये हमारे ऑर्बिटल है। अब हम इनको फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके लिए फिल करेंगे, सबसे पहले हम इसको हीलियम 2 के लिए फिलअप करते हैं। ठीक है, तो हीलियम 2 के लिए में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए 1s में। बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे। हीलियम 2 के लिए जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2/2, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। इसका मतलब हीलियम 2 आपका क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, आंसर तो आपका यही आ गया क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। सेकंड C2 का देख लेते हैं हम। C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको, 12 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 एंड 1 2 3 एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में काउंट कर लेते हैं। देखिए ये आपके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के है, तो ये सिग्मा स्टार के है, एंटी बॉन्डिंग के। इसी तरह यहाँ ये सिग्मा के है, ये सिग्मा स्टार के है, ये पाई है, ये पाई स्टार है। ठीक है, ये आपको पता होगा, MOT ड्रॉ करना आपको आता होगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए होंगे। अगर नहीं की है तो आप वीडियोज़ देख के क्लियर कर सकते हैं, मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है। क्लियर है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 एंड 2 8 8 माइनस C2 के लिए हम देख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में 2 एंड 2 4, तो 4/2, तो ये कितना आ जाता है आपका 4/2 इक्वल टू 2। तो C2 में आपका बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो 2 आता है, इट मीन्स C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहूँगी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसके लिए तो ये आंसर नहीं है क्योंकि C2 में डबल बॉन्ड है, तो ये एग्जिस्ट करता है C2, तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट में, इसका ये आंसर में नहीं है। बट इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसमें कितने सिग्मा या कितने पाई बॉन्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये दोनों ही बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सिग्मा का है, ये सिग्मा स्टार का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सिग्मा के, ये सिग्मा स्टार के कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचे ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कि पाई ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो बनने वाले दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। तो C2 में आप ध्यान रखिए कि कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, बनने वाले दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ये एक फेमस क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, तो आप भी इसको अपने माइंड में फिट करके रखिए। अब देख लेते हैं पहले लिथियम 2 के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हमारा डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। तो लिथियम के लिए हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करने होंगे जो हमने C2 के लिए यहाँ पे रखे हैं ज़्यादा, ये हमको रिमूव करने होंगे। तो इसमें हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 2 4 और 2 6। तो ये लिथियम के लिए हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इसका हम निकालेंगे, तो ये 2 और 2 4 माइनस 2/2। क्लियर है, तो ये आपका आ जाता है 2/2 यानी 1। तो लिथियम के 2 के अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, तो ये भी आपका एग्जिस्ट करता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। अब हम O2 के लिए देख लेते हैं। O2 के लिए क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन में यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो ऑर्बिटल है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं।
2p के जो डाउन के ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वहाँ चेंज आ जाता है, बाकी सब देखिए एज इट इज ही रहता है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड ऊपर चले जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड नीचे आ जाता है, बस इतना सा चेंज होता है। और अब हम 16 इलेक्ट्रॉन इसके लिए फिल करेंगे। तो 2 to 4 to 6 और ये 2 आपके 8, ये 10, ये 12, ये 14 एंड 15 एंड 16, ये आपने O2 के लिए इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे हम O2 के लिए, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 to 4 और ये दोनों 6, यानी 6 10 - 6/2 यानी 4/2 यानी 2। तो O2 के अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ जाता है, वो तो आ जाता है हीलियम 2, क्योंकि हीलियम 2 के अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। हीलियम 2 में आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आ जाता है वो आ जाता है हीलियम 2, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बाकी सब में आपके इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम 2 में कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, POCl3, CH3O, आई थिंक यहाँ पे CH2 है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, फॉर्मल्डिहाइड है, और ये आपका आ जाएगा SbCl5। एक सेकंड में इसको सही कर देती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा इससे बहुत। यहाँ पे ये CH2 है। क्लियर है, क्योंकि देखिए आपकी वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं होगी अगर आप CH3O पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कोई गलत फॉर्मूला आपके सामने आता है तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप खुद इसे करेक्ट कर सकें। अगर मिसप्रिंट भी है, बुक में भी है, तो आपको करेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर हम यहाँ CH3O लिखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए CH3O ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है ये 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड कहाँ से बनाएगा, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वैलेंसी इसमें पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, चलिए देखते हैं ऑप्शन SbCl5 और NO2। तो आपको पूछा है कौन सा नॉन पोलर है, तो मैं आपको बता दूं, नॉन पोलर निकालने के लिए आपको जो है डाइपोल मोमेंट जो निकालना होता है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं वो आप देख लीजिए। पहले हम इन ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा आज। दिए गए है POCl3। क्लियर है, ये सारे आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो अब देखिए आपको नॉन पोलर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर, इनमें से नॉन पोलर कौन सा है। तो नॉन पोलर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका डाइपोल मोमेंट देखना होगा, यानी कि इसमें किसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नॉन पोलर है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वो नॉन पोलर होगा। अब देखिए सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो एटम्स होते हैं वो अगर सेम होते हैं, ठीक है, जैसे कि CH4 में सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, या फिर PCl5 में आप कहोगे सराउंडिंग एटम सेम है, इसी तरह से। ठीक है, तो ये सराउंडिंग एटम अगर आपके पास सेम होते हैं तो डाइपोल मोमेंट 0 होने की संभावना होती है, 0 ही होता है इनमें तो। और या फिर इनके पास कोई लोन पेयर नहीं हो तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो सकता है। क्लियर है, तो कोई लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम सेम हो तो मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्लियर है, तो अब इन सबको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं POCl3 का, तो इसकी हम डायग्राम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फास्फोरस क्या आता है, फास्फोरस फास्फोरस क्या है आपका, नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। क्लियर है, तो यहाँ पर ये फास्फोरस आता है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फास्फोरस के अंदर आउटर मोस्ट सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इसके पास में ऑक्सीजन है तो ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को, और 3 इसके पास क्लोरीन है तो ये क्लोरीन 3 बॉन्ड बना लेगा। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि एक डाइपोल क्या है इसका, ये इधर जा रहा है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो है इधर होगी और ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट ज़रूर होगा, तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो आपका ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं
O में, तो इसमें क्या होगा, कार्बन से 2 बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना रखे हैं और 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ने बना रखा है। तो ये डाइपोल इस तरह से आएगा आपका और ये इस तरह से आएगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ आपका डाइपोल मोमेंट होगा, ये भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये दोनों आंसर आपके नहीं हो सकते हैं। थर्ड आप देखते हैं अपना SbCl5। देखिए आप PCl5 जो एग्जाम्पल होता है ये हमारा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि और सेम ही देखिए ये फास्फोरस ग्रुप का, नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है और Sb भी इसी ग्रुप का मेंबर है। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में वही 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगा अगर SbCl5 है तो, ठीक है। तो Sb की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप ये 3 क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से देखिए आप इसकी ये, तो ये जो स्ट्रक्चर इसकी होती है ये होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडिकल स्ट्रक्चर होती है। तो ट्राइगोनल है आपकी ये, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी जो आपकी डाइपोल आएगा वो आएगा म्यू इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। NO2 में भी आपका क्या होगा, नाइट्रोजन के अंदर एक तरफ ये बॉन्ड है और एक तरफ ये बॉन्ड है, तो इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। ये भी क्या होगा, म्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो इसके अंदर वो होगा SbCl5। क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा ऑल इंडिया PMT 2015 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्लियर है। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स किसमें इक्वल है, कौन सी स्पीसीज में। आपको स्पीसीज दी हुई है साइनाइड होल्ट वाइज, मतलब CN होल्ट वाइज, CH2CN होल्ट वाइज, HCO3 नेगेटिव एंड ज़ीनोन O4। क्लियर है। तो हम सारी स्पीसीज का VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे। तो जिसमें हमें इक्वल मिलते हैं वही स्पीसीज हमारा आंसर होगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ कंटिन्यू कर पाऊँ। अब देखिए हमको जो ऑप्शन दे रखे है वो है CN होल्ट वाइज, CH2 CN होल्ट वाइज, HCO3 नेगेटिव, ज़ीनोन O4। क्लियर है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं साइनाइड होल्ट वाइज वाला। अब देखिए हमने VSEPR थ्योरी में ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया था। तो अब जैसे कार्बन आपके पास एटम है, कार्बन यहाँ पर क्या है आपके पास 2 कार्बन है। क्लियर है। चलिए 2 कार्बन आपके पास में है, 2 कार्बन है। अब हम जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से भी आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2s2 2p2 बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसके पास 2 ही नाइट्रोजन है। तो देखिए ये दोनों कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड से अगर इनको हम रिलेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाती है, 2 नाइट्रोजन रह जाती है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन इससे रिलेट हो जाएगी। तो देखिए कार्बन के जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और कार्बन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ये क्लियर है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी इसकी स्पीसीज की बनेगी। अब आप इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 एंड 3 इसके सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है। और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 इसके पाई बॉन्ड है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर नहीं हो सकता है। चलिए ये कट हो जाता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो जाता है। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में देखिए आपके पास CH2 स्पीसीज है, CH2CN होल्ट वाइज स्पीसीज है। तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है और 2 साइनाइड इससे अटैच है। इट मीन्स इस तरह से 2 कार्बन इससे और अटैच है और साइनाइड है इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी। अब देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है। तो इस तरह का ये कंपाउंड हमारा बन के तैयार होता है स्पीसीज। अब इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 2 3 एंड 4 इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपके डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है।
सेकंड ऑप्शन भी हमारा कट हो जाता है। अब आपका तीसरा आता है HCO3 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये 2 वैलेंसी हमेशा कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन आपकी हाइड्रोजन के साथ रहेगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 बॉन्ड तो इस तरह से बना देंगे, ये देखिए, क्योंकि 1 हाइड्रोजन है इसके पास में, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड इसने इधर कार्बन से बना लिया और 1 हाइड्रोजन से बना लिया, इस तरह से 1 ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो 1 ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो 1 ऑक्सीजन को हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो इस तरह से इसके 2 बॉन्ड हो गए, मतलब इसके 2, एक तो इसने बॉन्ड बना लिया, दूसरा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बचा 1 ऑक्सीजन आपके पास में, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, आप देखिए यहाँ पे वैलेंसी भी हमें कंप्लीट करनी है कार्बन की, तो अगर ये इससे डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस स्पीसीज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम काउंट करेंगे इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 एंड 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है एंड ओनली 1 पाई बॉन्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो ये भी हमारा कट हो जाता है। अब लास्ट हमारे पास रहता है ज़ीनोन O4, तो इसको हम देख लेते हैं। ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में। 4 ऑक्सीजन है इसके पास में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो चलिए 4 ऑक्सीजन का हम 4 डबल बॉन्ड बना देते हैं। इस तरह से हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये ज़ीनोन की 8 वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन के साथ पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके काउंट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 एंड 4 इसके पास में सिग्मा बॉन्ड है, और ऑब्वियसली 4 ही इसके पास पाई बॉन्ड है, क्योंकि इसने क्या करा है, सभी जगह डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज़ीनोन O4 कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनी कंपटीशन, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th प्लस के बाद में लगता हो या आपके ग्रेजुएशन के बाद में लगने वाला एग्जाम हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीचर लाइन की, लेक्चरर की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें, उनको अपने शेड्यूल में लाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये मान लीजिए कि किसी एग्जाम में आपको कंपाउंड्स की ज्योमेट्री पूछी जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि कंपाउंड की ज्योमेट्री पूछेंगे, तो वो एक क्वेश्चन कंपाउंड की ज्योमेट्री को लेके आपके हर पर ईयर उस एग्जाम के अंदर आएगा। तो इस तरह से हर एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप बैठे बैठे थ्योरी को ही पढ़े जा रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि इससे अच्छा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ में जरूर करें, रेगुलर वीडियोस देखें, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप छोटा सा एक वीडियो, एग्जाम की एक ऐसी तैयारी हो जाती है जिसके बारे में आपको भी पता नहीं होता है कि आपकी एग्जाम की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैंने 3 चैप्टर कर लिए, 4 चैप्टर कर लिए, मेरी इतनी तैयारी है, बट ये जो आपकी हिडन प्रिपरेशन है, इसका आपको खुद पता नहीं चलता है कि ये आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, एग्जाम के लिए ये आपकी एक हिडन प्रिपरेशन होती है। आप रेगुलर डेली बेस में आपकी रूटीन में ये लेकर आइए कि आप प्रीवियस ईयर के 1 या 2 क्वेश्चन अपने एग्जाम से रिलेटेड देखकर ही आप सोएं, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक हिडन प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कब हो गई है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर में ये उड़ीसा G 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि हमारे एग्जाम में पता है क्या होता है, जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम टफ चीज़ों को पढ़ते हैं, टफ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जब हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो हमारे गलत हो जाते हैं। यस, ये फैक्ट है फ्रेंड्स, इसलिए आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मस्ट होती है, और जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, आप उसको किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप उतनी ही क्वालिफाइड होते जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके लिए आप मेरे देखिए, मैं आपसे कोई फोर्सफुली आप रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपका मन हो तो कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली बेस पे मैं इस चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाती हूँ, जिससे आपको डेली बेस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्लियर है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए रेगुलर जियोमेट्री। आपको 4 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं क्लोरोफॉर्म, इस तरह से देख लेते हैं, CHCl3, PCl3, जीनोन हेक्साफ्लोराइड एंड SF4। ठीक है, आपको 4 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है CHCl3, क्लियर है। सेकंड आपका ऑप्शन है PCl3, थर्ड आपका है जीनोन हेक्साफ्लोराइड एंड सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ये 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए हुए। उड़ीसा जी 2010 में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपको रेगुलर जियोमेट्री पूछ रहा है। रेगुलर जियोमेट्री मतलब कोई भी तरह का डिस्टॉर्शन उसकी ज्योमेट्री में नहीं हो तो वो आपकी रेगुलर जियोमेट्री हो जाएगी, क्लियर है। चलिए तो मतलब आपको क्या करना है, इनकी VSEPR थ्योरी से जो आप ज्योमेट्री बनाते हैं वो ज्योमेट्री इनकी डिस्कस करनी है। VSEPR थ्योरी से ज्योमेट्री बताना निकालना मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। सबसे पहले जो हम हर वीडियो में करते हैं वो कर लेते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल, जो आपकी क्या है, फर्स्ट नीड है केमिस्ट्री की। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, अब देखिए जब आप इस ग्रुप में जाते हैं तो जीनोन आपका इसी ग्रुप में आता है, सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ में इस ऑक्सीजन ग्रुप में आता है, फास्फोरस आपका नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है एंड कार्बन आपका, कार्बन यहाँ है। ठीक है, तो आपको कार्बन दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, सल्फर दे रखा है एंड जीनोन दे रखा है। तो सबकी आपको आउटर मोस्ट सेल की वैलेंसी देख लेनी है। कार्बन की कितनी है देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो कार्बन की आपकी आउटर मोस्ट सेल की वैलेंसी हो जाएगी 4। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं 2s2 2p2, क्लियर है। तो आपकी कार्बन की होगी 2s2 2p2। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करता है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप बस थ्योरी को ही रिवीजन ना करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्लियर है। उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। फास्फोरस को देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है, 2p3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2s2 2p3, क्लियर है। इसी तरह हम जीनोन और सल्फर की देख लेते हैं। सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का मेंबर है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2p4 हो जाएगी। और जीनोन इनर्ट गैस है तो इसकी तो आपको पता ही है 2s2 2p6 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी सल्फर की आपकी हो जाएगी 2s2 2p4, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके कार्बन के 4 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आपके फास्फोरस के 5 आ जाते हैं, जीनोन के 8 आ जाते हैं एंड सल्फर के आपके 6 आ जाते हैं, क्लियर है। अब मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बनाना बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, आप क्या करते हैं कि आप बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आपके क्या हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे आप क्या निकालते हो, किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड करते हो। चलिए तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल ले लेते हैं CHCl3 का। तो इसके अंदर आप देखिए कि कार्बन है आपके पास में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। तो इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, 3 इसने क्लोरीन से बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, 3 इसने क्लोरीन से बॉन्ड बना रखे है, तो टोटल इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, 4 इसके पास बॉन्ड पेयर है, क्लियर है। 4 बॉन्ड पेयर है, इट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब देखिए इसकी एक रेगुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास 4 सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो आप जानते हो कि ज्योमेट्री में जो डिस्टॉर्शन आता है वो लोन पेयर की वजह से आता है। तो क्लोरोफॉर्म में क्या है, 4 बॉन्ड पेयर ही है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें किसी तरह का क्या होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो ये आपकी रेगुलर जियोमेट्री है। तो क्लोरोफॉर्म आपकी क्या है, एक रेगुलर जियोमेट्री है। आगे देख लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। वैसे ये तो हमारा आ ही गया है कि रेगुलर जियोमेट्री है इसकी। sp3 जो होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होती है वो इसकी रेगुलर जियोमेट्री है। नेक्स्ट देखते हैं PCl3 का। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन इसके साथ 3 बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये फास्फोरस है, इसके पास में ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन ने इसके साथ 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो आपके पास ये एक लोन पेयर रह जाता है। अब देखिए इसके पास एक लोन पेयर है, इट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा,
डिस्टॉर्शन होगा। मतलब स्ट्रक्चर तो इसकी भी sp3 ही रहेगी, क्योंकि टोटल आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो 3 इसके पास बॉन्ड पेयर है, यहाँ से देख लीजिए चाहे आप, और 1 इसके पास लोन पेयर है। तो टोटल क्या है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर आपको इसकी ज्योमेट्री पूछेंगे रेगुलर, अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाएगी तो आप क्या बताओगे, sp3 ही बताओगे, लेकिन इसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आपकी रेगुलर नहीं होगी। ठीक है, ज्योमेट्री sp3 होगी बट वो रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री इसकी भी sp3 है। क्लियर है। अब देख लेते हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड को। तो जिनोन में क्या है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में तो 6 फ्लोरीन है, तो इसके पास 6 बॉन्ड ये बना लेगा, फ्लोरीन आपके 6 बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4 5। देखिए 6 बॉन्ड इसने बना लिए है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर रह जाता है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, sp3d2। बट क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर है इसकी, इसलिए ज्योमेट्री जो होगी रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, रेगुलर नहीं होगी। इट मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिस भी कंपाउंड के पास में लोन पेयर होगा तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर उसको क्या करेगा, उसकी ज्योमेट्री को, शेप को डिस्टर्ब करेगा। सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन के साथ आप बॉन्ड बना लेगा, 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड बना लेंगे, और एक ये लोन पेयर रह जाता है, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, रेगुलर नहीं होगी। वैसे इसके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास में, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d होगी, बट ये रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो इन सब ऑप्शंस को देखकर हमने ये, हमारा रिजल्ट ये आता है कि जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो ओनली CHCl3 की है, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है। बाकी PCl3, जिनोन हेक्साफ्लोराइड एंड सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इन सबके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ जो है हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हमारा आंसर आ जाता है CHCl3। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।